Okay, so this is called as the law of rotation. बेसिकली ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है हमको अच्छी तरह समझना है। देखो ठीक से, अगर ये बॉडी का जो वेट है वो बाहर में एयर में अगर हम करेंगे और वो अगर उसका वेट हमको मिलता है W, और अगर उसी बॉडी का वेट जो है वो अगर हम उसके लिक्विड के अंदर अगर मेजर करेंगे तो वो कुछ और भरेगा। ये हम हमेशा जानते हैं कि कोई भी बॉडी का जो वेट है वो वाटर के अंदर मतलब लिक्विड के अंदर कम हो जाता है, और उसका जो वेट है वो बाहर में एयर के अंदर ज्यादा होता है। तो अगर मान लो इस बॉडी का जो वेट है वो एयर में है सपोज कुछ W, which can be written to be equal to mg, where we can say this W is the weight of the body in air, which is going to be W is equal to mg, where m can be written to be equal to volume into density. Density of body is obviously rho, and hence we can say volume into density into gravity g. This becomes the weight of the body in air, normal weight of the body. Okay, but if suppose the same body is suppose immersed in water or any liquid whose density is going to be sigma, then what happens is this whenever the body is immersed into liquid, the beyond force acts on the body due to the liquid. तो ये जो बॉडी है उसके ऊपर दो फोर्सेस अभी यहाँ पे काम करते हैं। एक तो इसका जो खुद का वेट जो काम कर रहा है वो तो काम कर ही रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नो डाउट, W we can call it as, but at the same time there is a force due to the liquid. ये जो लिक्विड की वजह से एक बियॉन्ड फोर्स जो है वो उसके ऊपर काम कर रहा होता है, जिसको हम बोलेंगे FB। इनसे FB का मतलब है बियॉन्ड फोर्स, और ये देखा जाता है कि इसकी वजह से ही, इस बियॉन्ड फोर्स की वजह से ही इस बॉडी का जो वेट है वो वाटर के अंदर कम हो जाता है। और ये देखा जाता है कि लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, तो इसका मतलब जो है कि बॉडी का जो वेट है वाटर के अंदर जो बनेगा, तो उसका वो अगर सपोज हम बोल देते हैं W डैश ऑफ इज द वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। तो इस बॉडी का जो वेट है वाटर के अंदर अगर हम मेजर करते हैं एज W डैश, तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि W is the weight of the body in the air and W dash is going to be the weight of body in water. So according to the Archimedes principle simply tells us that loss in weight of the body, मतलब इस बॉडी का जो भी वेट में लॉस होगा वो एक्चुअली उसके द्वारा डिस्प्लेस किए हुए वाटर के वेट के बराबर होता है। तो हम ये इसको लिखेंगे इक्वल टू लॉस इन वेट इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो ये जो है ये सिंपल सा स्टेटमेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहलाता है एक्चुअली, याद रखो ठीक से। सो दिस इज गोइंग टू बी द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यू कैन रिमेंबर क्लियरली। द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का जो वेट में लॉस होता है वो एक्चुअली वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी। तो इस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया हुआ जो लिक्विड है तो उसके वेट के बराबर उस बॉडी के अंदर वेट लॉस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज हमारे पास एक लिक्विड है और ये सपोज एक बॉडी है हमारे पास, तो इस बॉडी का वेट अगर एयर में मेजर करते हैं और पता चलता है कि वो 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन is going to be the weight of body in the air, and suppose that the same body is suppose immersed in water, तो इसको हमने वाटर के अंदर डाल दिया। जैसे ही यहाँ पे वाटर के अंदर डाल देंगे तो वाटर के अंदर उसका वेट थोड़ा कम भरेगा। सपोज वी गेट दैट दिस इज 80 किलो न्यूटन ओनली। तो ये 80 न्यूटन एंड 100 न्यूटन, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस एक्चुअली होगा उस लिक्विड का वेट, जिस लिक्विड के इसको उस बॉडी ने बाहर फेंक दिया। या अगर सपोज हम ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और यहाँ पे अगर यहाँ पे एक पिन होल अगर रखेंगे और एक आउटलेट अगर रखेंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है इसमें से वाटर बाहर आ सकता है, सपोज इस तरह से, ठीक है। तो समझो यहाँ पे वाटर का जो यहाँ पे एक आउटलेट है जिसके में से वाटर जो है वो बाहर जा सकता है इस तरह से, और इसमें यहाँ पे हमने इसको कलेक्ट किया और यहाँ पे अगर वाटर जमा हो जाता है तो देखा जाता है कि whatever is the water is collected here in this through this pipe in this vessel, the weight of that water will be found to be 20 Newton, just because the body weight of the body inside the water happens to be 80 Newton,
but actual weight of the body in air is going to be 100 न्यूटन। तो ये 100 न्यूटन और 80 न्यूटन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस एक्चुअली यहाँ पे 20 न्यूटन जो बनता है वाटर का वेट इनसाइड द सॉरी वाटर का वेट जो कि इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया हुआ है, तो ये हमेशा होता है। And this is basically the Archimedes principle. We can understand it again, repeat it again. So weight of loss in weight of the body is always equal to the weight of liquid displaced by that body. तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, देखो loss in weight of the body. How much is the loss in weight? Its weight in air is going to be W, but the weight of the body in the water is going to be W dash. So we can say that W minus W dash is going to be the loss in weight of the body, which has to be equal to the weight of the body inside the weight of the liquid displaced by the body. तो इस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया हुआ जो वेट है वो जो है वो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अभी जबकि बॉडी को हमने इस लिक्विड के अंदर डाल दिया तो उसकी वजह से जब पूरा बॉडी लिक्विड के अंदर चला जाएगा, इमर्स हो जाएगा, तो उसने जितना उसका बॉडी का जितना भी वॉल्यूम है तो पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस करेगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर which is displaced by the body will be same as the volume of body itself, and that's why we can call this weight of liquid displaced to be equal to simply same volume into sigma, जो कि यहाँ पे है sigma, that is the density of liquid and that is multiplied by gravity। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है, तो ठीक से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि V sigma into G, this will become the weight of the liquid displaced by the body. So weight of liquid displaced by the body will be actually V sigma into G. Because of that, we can also find out this W minus W dash is equal to V sigma है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं W minus V sigma G is going to be equal to W dash, and hence we can get this W dash is equal to W minus V sigma G, where W can be written to be equal to V rho G already। तो यहाँ पे हमने जो V rho G minus V sigma G ये हमको यहाँ पे मिल रहा है weight of the body inside the liquid। कोई भी बॉडी का जो वेट है लिक्विड के अंदर जो मिलता है हमको, ये इस तरह फॉर्मूला से हमको मिल सकता है आराम से। तो weight of liquid, weight of a body inside the liquid can always be found out by this formula. V can be taken common, rho minus sigma will be inside, and gravity again can be taken common. So, and this loss in weight can actually be explained by the beyond force acting on the body. तो ये जो beyond force इस बॉडी के ऊपर काम करता है उसके द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि whenever the body is immersed in water, it is acted upon by an invisible upthrust, upward force, which happens to be in magnitude to be equal to, तो इस beyond force का जो magnitude है वो कितना होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि volume of body multiplied by sigma, that is the density of the liquid surrounding it, that is multiplied by gravity. That means the beyond force is exactly same as the weight of liquid displaced by the body. तो ये इस बॉडी के द्वारा जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस किया जाता है वही इस बॉडी के ऊपर एक बियॉन्ड फोर्स की तरह काम करता है, अपवर्ड फोर्स की तरह काम करता है, जो कि इस बॉडी को ऊपर की तरफ धकेलता है। और ये हमको अच्छी तरह समझना है। दिस इज बेसिकली द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इनसे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो स्टेटमेंट में इतना ही सिर्फ है कि लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी। And here we can, using this Archimedes principle, we can develop the concept of beyond force, which is going to be equal to V sigma into G. So that means ये जो पूरा जो हमने अभी देखा, ये अगर हमको समराइज फॉर्म में अगर देखना है तो समराइज फॉर्म में हम दो शब्दों में इतना ही सिर्फ देख सकते हैं, बोल सकते हैं। देखो ठीक से बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा कंसेप्ट ऐसा है कि अगर सपोज से अगर समझो एक बॉडी हमारे पास है और उसको हम किसी भी लिक्विड के अंदर डाल देते हैं। सपोज ये लिक्विड है और यहाँ पे हमने एक बॉडी डाल दिया, ठीक है। इस बॉडी का जो वॉल्यूम है वो है V और इस बॉडी का जो डेंसिटी है वो है सपोज रो, और इस बॉडी का जो लिक्विड का जो डेंसिटी है वो है सपोज सिग्मा। तो हम ये समझते हैं कि whenever the body is immersed into water or any liquid, it experiences an upward force which is expressed as beyond force, which is denoted by FB,
and this buoyant force is exactly same as the weight of water displaced by the body. तो मतलब इस साइज का, इस शेप का जो वाटर यहाँ पे आएगा तो उसका जो वेट होगा उतना ही buoyant force होता है. तो इसलिए फिर वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ दिस वाटर? यू कैन से वॉल्यूम ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ water multiplied by gravity. This is the formula for buoyant force, where sigma is going to be the density of liquid. Remember, तो यहाँ पे ये जो सिग्मा है वो लिक्विड का डेंसिटी है, और जो यहाँ पे रो है, रो इज गोइंग टू बी द डेंसिटी ऑफ बॉडी इटसेल्फ. तो ये बॉडी का जो डेंसिटी है तो वो सिग्मा है, सॉरी रो है, लेकिन जो लिक्विड का जो डेंसिटी है वो रो है. इसमें हमको एक बात समझनी है कि इस बॉडी का जो वेट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर काम करता है, उसको हम Fg लिख सकते हैं, एंड दैट Fg इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, वेयर दैट मास हैज टू बी द मास ऑफ बॉडी इटसेल्फ, एंड द मास ऑफ बॉडी कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इटसेल्फ मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी सिंपली. तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी बॉडी के ऊपर काम करने वाला, तो वो तो हमेशा हम जानते हैं V इंटू रो इंटू जी होता है, क्योंकि हमको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली mg हुआ करता है, मास इंटू ग्रेविटी हुआ करता है. लेकिन यहाँ पे मास जो है वो रिप्लेस हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं आराम से कि इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एंड दैट्स व्हाई वी कैन डिनोट इट बाय V रो इंटू जी. सो आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश दिस टू? ये दोनों के बीच में हमको फर्क समझ में आ रहा है क्लियरली कि कौन क्या है? तो ये जो है ये एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये जो है वो बियॉन्ड फोर्स है, जो किसी भी बॉडी को लिक्विड में डालने से उसके ऊपर काम करता है. तो ये बियॉन्ड फोर्स हमेशा काम करता है. ये अच्छी तरह से याद रखो कि बियॉन्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडीज विच आर एट रेस्ट. तो जो बॉडीज रेस्ट में होते हैं उनके ऊपर भी बियॉन्ड फोर्स काम करता है. ऐसा नहीं कि विस्कस फोर्स के जैसा नहीं. कल जो मैं देखा था, विस्कस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द बॉडीज विच आर मूविंग, बट बियॉन्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडीज विच आर एट रेस्ट. तो इसलिए ये देखा जाता है कि बियॉन्ड फोर्स जो है इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द विस्कस फोर्स. और एक बात, और एक डिफरेंस हमको ये पता चलता है कि बियॉन्ड फोर्स डजंट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी. बॉडी का वेलोसिटी हो या ना हो, बॉडी मोशन में हो या रेस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बियॉन्ड फोर्स इज गोइंग टू बी द सेम. बट द विस्कस फोर्स एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी. ये उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है. और एक तीसरा डिफरेंस ये है कि बियॉन्ड फोर्स जो है वो उसका डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड होता है हमेशा. तो बियॉन्ड फोर्स इज ऑलवेज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो बियॉन्ड फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ करता है, नो डाउट. लेकिन विस्कस फोर्स का वैसा नहीं है. विस्कस फोर्स कैन बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इट कैन बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आल्सो, डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी. जैसे कल भी बताया था कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या है, बॉडी का वेलोसिटी अगर सपोज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो विस्कस फोर्स अपवर्ड होगा, नो डाउट. लेकिन अगर बॉडी इटसेल्फ इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देन विस्कस फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. If the body is moving towards right, then viscous force will be acting towards left. And if suppose the body itself is moving towards left, then the viscous force will be acting towards right. तो ये सब बातें जो है वो हमको अच्छी तरह समझनी है. And we have to understand that viscous force and buoyant force are completely different in the nature. And now we have to make use of these two forces in this next derivation, which is of the terminal velocity. So let us start with the next derivation, that is about terminal velocity. What is terminal velocity? First of all, you have to understand the concept. Why is it called terminal velocity and what is it exactly? See here, if suppose we see medium. Suppose एक medium हमारे पास है, for example test tube. कोई भी test tube है मान लो, और ये उसका अपर एंड है, and this test tube is actually filled with a liquid like water. ये टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर समझो यहाँ से वाटर भरा हुआ है. सपोज वाटर है यहाँ पे, and suppose we have a body
लाइक दिस, एक स्पेरिकल बॉडी हमारे पास है इस टाइप का, और इसका जो डेंसिटी है, बॉडी का डेंसिटी रो है सपोज, और ये बॉडी हमने इसमें यहाँ पे डाल दिया। जैसे हम डाल देंगे तो ये बॉडी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, और स्टार्टिंग में वो एक्सेलरेट होगा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में उसके ऊपर यहाँ पे जो उसके ऊपर फोर्सेस काम कर रहे हैं वो कौन से है। जैसे ये बॉडी अंदर वाटर के अंदर एंटर करता है तो उसके बाद उसके ऊपर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो हम समझ सकते हैं। एक तो उसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो उसका खुद का वेट, उसको हम बोल सकते हैं एफ जी। Fg is going to be the force acting on the body which is downwards and which is actually greater, काफी बड़ा है ये force, no doubt, but at the same time the body experiences another force as soon as it enters into the water. Just we have seen that beyond force acts on the body in the upward direction. तो यहाँ पे जो force है वो ऊपर की तरफ काम करेगा, beyond force उसको हम बोल सकते हैं which is to be denoted by Fb you can say. चलो ठीक है, ये एफ बी जो है ये बियॉन्ड फोर्स इस बॉडी के ऊपर काम कर रहा है ऊपर की तरफ, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम व्हेन द बॉडी इज मूविंग, तो जब तक वो बॉडी मोशन में है तो उसकी वजह से उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स भी तो काम करेगा, जो वो भी ऊपर की डायरेक्शन में होगा क्योंकि बॉडी ऑलरेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उसकी वजह से विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड वी कैन डिनोट इट बाय एफ वी हियर। तो जब तक, अभी देखो यहाँ पे टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है एफ जी, और टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है एफ बी प्लस एफ वी। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे जब तक एफ जी इज ग्रेटर देन द सम ऑफ एफ बी प्लस एफ वी, क्योंकि देखो यहाँ पे एफ बी और एफ वी इन दोनों से ये जो एफ जी है वो बड़ा रहने वाला है, और उसकी वजह से ही तो बॉडी नीचे जाएगा जरूर। तो इसकी वजह से ये इन दोनों के जो डिफरेंस के बराबर का जो एक नेट फोर्स है ये इस बॉडी के ऊपर काम करेगा, एफ नेट, that is the net force acting on the body will exactly be equal to the difference of these two forces, downward and upward forces, and because of that the body will just accelerate in the downward direction and its velocity will increase. तो उसका जो velocity है वो बढ़ेगा, no doubt, लेकिन ये हम ऑलरेडी जानते हैं इसमें से ये Fv जो है ना, Fv विस्कस फोर्स जिसके बारे में हम कल बात की थी, तो Fv का जो फॉर्मूला है हमको पता है 6 पाई ईटा आर वी, अगर आप सभी को पता हो, याद हो, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है एफ वी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, जिसमें ये सब तो कांस्टेंट्स है लेकिन v जो है इट्स अ वेरिएबल। सो वी कैन सी क्लियरली दैट दिस विस्कस फोर्स विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस वेलोसिटी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा तो वैसे वैसे ये विस्कस फोर्स भी तो बढ़ेगा, और उसकी वजह से ये जो अपवर्ड फोर्स है, upward force, total upward force will go on increasing and at one stage will reach, क्योंकि अभी ऑलरेडी जब तक ये Fb plus Fv इस Fg से छोटा है तब तक नेट फोर्स काम करेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट होगा, लेकिन एक समय आएगा कि जब Fg जो है वो कंप्लीट Fb और Fv के बराबर हो जाएगा, सॉरी ये Fb और Fv इन दोनों के सम के बराबर ये Fg जब बन जाएगा, तो जब ऐसा होगा तो ऐसे केस में जो है F net मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी will become exactly equal to 0, and in that case the body will move with constant velocity, and this stage is called as the terminal velocity, and this constant velocity is called as terminal velocity. You have to understand, this is the concept of terminal velocity. You have to understand what is terminal velocity. We can explain it again from the start. See, just concentrate properly. सबसे पहले हमने ये देखा कि whenever the body is introduced in the liquid, it starts moving downwards because the gravitational force acting on it is going to be greater than the sum of the buoyant force and viscous force, and that's why the net force acting on this body acts in the downward direction, and because of that this body will start moving in the downward direction, no doubt. But as as the body accelerates in the downward direction, its velocity goes on increasing, and as its velocity increases, we know that the viscous force actually depends on the velocity directly, and because of that, since the velocity increases, the viscous force has to increase, and since viscous force increases, the sum of these two, buoyant force and viscous force, is going to get increased, and because of that ये जो buoyant force और viscous force का जो sum है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा
तो वैसे वैसे कभी ना कभी वो एफ को बैलेंस करेगा जरूर, है कि नहीं। और जब वो एफ को बैलेंस कर लेगा तो उस समय ऐसा सिचुएशन होगा कि एफ मतलब डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस होल बॉडी is going to be exactly same as the upward force acting on the body. And when this downward force and upward force become exactly equal, this net force acting on the body becomes exactly zero. And since net force becomes zero, the body starts moving with the constant velocity, and that constant velocity attained by the body is called as terminal velocity. You have to understand. And hence we can see that what happens here is the body accelerates for few seconds, for few centimeters, and just soon it attains a constant velocity, and it falls down with the constant velocity after that point. तो इस पॉइंट पे ऐसा होता है कि एफ जी और एफ बी प्लस एफ बी का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली बराबर हो जाता है। डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स जब एग्जैक्ट इक्वल इक्वल हो जाता है तो उसके बाद उसका एक्सेलरेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। और एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से ये बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे जाता रहता है। आगे आगे कितना भी वो नीचे जाए कभी भी उसका एक्सेलरेशन नहीं होता है, भले वो ग्रेविटी में ट्रेवल कर रहा है लेकिन फिर भी विदाउट एक्सेलरेशन, किसी भी एक्सेलरेशन के बिना वो ट्रेवल करता है। और ये बात जो है यही यहाँ पे हमको समझनी है। और वो उस वेलोसिटी, वो जो जिस वेलोसिटी को वो अटेन करता है फाइनली, उसको ही हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये हमको अच्छी तरह से समझना है। एंड वी हैव टू derive now the expression for the terminal velocity now. So the terminal velocity expression can be derived using this equation itself. यही इक्वेशन हमारा बेस इक्वेशन होगा। टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमको यही कंडीशन यूज करना पड़ेगा कि डाउनवर्ड फोर्स acting on the body must be exactly same as the upward force acting on it. So let us do that. तो सबसे पहले हमको ये फिर से डायग्राम ड्रॉ करनी है और ये हमको समझना है कि सपोज देयर इज अ कंटेनर like this, and suppose water is kept in this container like this, and suppose ये वाटर हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, तो फिर हमको यहाँ पे फोर्सेस दिखाने हैं। तो देखो ठीक से यहाँ पे ये बॉडी जो है एक पर्टिकुलर स्टेज पे ऐसा होता है कि बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं नेट फोर्स बिकम जीरो। एंड नेट फोर्स जीरो होने का मतलब यही है कि द डाउनवर्ड फोर्स एग्जैक्टली गेट्स बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड फोर्स। लेकिन जबकि हम जानते हैं डाउनवर्ड फोर्स में कौन कौन है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स तो एक ही है जो इस बॉडी के ऊपर काम कर रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और एट द सेम टाइम अपवर्ड फोर्स हमारे पास दो है इस बॉडी के ऊपर जो काम करते हैं। तो उसमें से एक है बियॉन्ड फोर्स एफ बी जिसको हम डिनोट करते हैं, और दूसरा है विस्कस फोर्स एफ वी से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फाइनल स्टेज में मतलब जब उसका टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होता है तो उस समय ये सिचुएशन होता है कि एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द सम ऑफ बियॉन्ड फोर्स एंड विस्कस फोर्स, नो डाउट। लेकिन ये तीनों के जो फॉर्मूले हैं वो भी हमको समझने हैं। अभी अभी हमने देखा कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है वो एक्चुअली उसके वेट के बराबर हुआ करता है। एंड वेट वी नो इट इज टू बी इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। बट मास जो है वो मास बॉडी का ही होने की वजह से यहाँ पे मास को हम रिप्लेस कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। तो ये बन गया हमारा एफ जी का फॉर्मूला, जो कि simply Fg is going to be the V rho G, no doubt. So that is the gravitational force acting on the body here. Okay. At the same time, we know that the beyond force acting on the body, Archimedes upthrust और Archimedes principle के accordingly, ये beyond force जो है वो इस बॉडी ने डिस्प्लेस किए हुए वाटर के बराबर हुआ करता है। और ये बॉडी ने डिस्प्लेस किए वाटर का जो वेट है वो एक्चुअली मास इंटू ग्रेविटी ही होगा, लेकिन मास वाटर का हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे। So mass of water displaced by the body can be obtained to be equal to volume of the same body multiplied by density of water, which is multiplied by gravity. Here we are assuming that the body has a density rho. तो ये जो rho है यहाँ पे वो है density of body actually, and at the same time the sigma is going to be the density of
देखो ठीक से, तो सिग्मा इज गोइंग टू बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जिस लिक्विड के अंदर ये बॉडी रखा हुआ है उसका डेंसिटी एक्चुअली सिग्मा है, और बॉडी का जो खुद का डेंसिटी है वो रो है। ओके, अभी हम ये जो इक्वेशंस है वो हमने बनाए हैं। एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी रो जी, बिकॉज इट हैज टू बी इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, वेयर मास इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज द बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी एक्चुअली, which is rho here. But when we calculate the beyond force, we have to consider the weight of liquid displaced by the body, which is going to be equal to the mass into gravity, but that mass should be the mass of water displaced by the body, and that mass can be written to be equal to volume of the body itself multiplied by density of liquid. तो ये जो है v sigma g ये बन जाता है beyond force acting on the body. And as we know that the viscous force acting on the body is already given by 6 pi eta into r v. Here v is going to be the velocity, not the volume. Remember, this capital V stands for the volume, but the small v here stands for terminal velocity, which is going to be found out, which is we have to find out. तो अभी अगर ये इक्वेशन में यहाँ पे डाल देंगे तो हमको ये मिल जाएगा सिंपली v into rho into g, which is going to be equal to, यहाँ पे fb के बदले आ जाएगा v into sigma into g प्लस fc, यहाँ पे fv के बदले विस्कस फोर्स के बदले यहाँ पे आ जाएगा 6 pi eta into rv. But we have to remember this v is a small one, so this v stands for terminal velocity, which is to be found out. Okay, so if we take this v sigma g in that side, then we can be able to write this as v rho g minus v sigma g, which is going to be equal to 6 pi into eta r v. Okay, and now we can just solve this further and take v common from this bracket, so as to get this as v into rho minus sigma into g, which is going to be equal to 6 pi eta rv. And here don't cancel this v out, because this v stands for terminal velocity, which is to be found out, and this v stands for the volume of the body, which is the spherical body होने की वजह से जो बॉडी का जो वॉल्यूम है वो हमको मिल जाएगा 4/3 into pi r cube. तो ये अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे डाल देंगे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, so we can replace it by that and get this as 4/3 pi r cube into ब्रैकेट में आ जाएगा rho minus sigma into gravity g, which is going to be equal to 6 pi eta rv. Okay, and then we can see this pi gets cancelled from both sides here, and r also cancels from once. ये r जो है वो एक बार कैंसिल ही हो जाएगा, और बाकी जो हमको मिलेगा तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्लियरली और लिख सकते हैं इस तरह से. Even we can also see this 4 and 6 can also be cancelled. तो चलो ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 into r स्क्वायर यहाँ पे बचेगा क्योंकि r एक कैंसिल हो गया इधर से, तो r स्क्वायर into ब्रैकेट में आएगा rho minus sigma into gravity g, which is going to be equal to 6 eta into v, where v is to be found out. तो यही वेलोसिटी जो है वो हमको निकालना है. तो उसके लिए इस 6 eta को अगर हम नीचे लेके जाएंगे तो हमको v मिल जाएगा आराम से. So v can be found out to be equal to, see it here, so v becomes exactly equal to 4 into r square into rho minus sigma into g, that is whole divided by 6 eta, and this 3 also is there, so we can write this as 3 into 6 eta. Okay, now just cancel this 4, 2 2s are 4 and 2 3s are 6, and then we can be able to find out this v velocity adds. So we can get that 2/9, ये देखो ये 3 into 3 9 बन गया, into r square into bracket rho minus sigma into g, that is to be divided by eta, that is the coefficient of viscosity.
and this is basically the formula for terminal velocity we have to find out. तो यही फॉर्मूला हमको निकालना था, जो हमने निकाल लिया. So basically this is the formula for terminal velocity. With this velocity only the body falls downwards. तो कोई भी बॉडी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होता है तो उसका जो वेलोसिटी है वो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं आराम से. यहाँ पे ये जो 2/9 है इट्स अ कांस्टेंट, रिमेंबर, एंड r is going to be the radius, जिससे हमको पता चलता है कि velocity of the body depends directly on the radius square. ये हमको थोड़ा सा याद रखना है सबसे पहली बात. दूसरी बात कि velocity, terminal velocity is depending upon the difference of densities of liquid and body itself. तो बॉडी का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होना चाहिए तब जाके बॉडी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा. तो इसलिए ये देखा जाता है कि velocity will be non-zero only when this rho is greater than sigma. That means the density of body must be greater than the density of liquid itself, and then only this body will travel into the liquid in the downward direction. So ये हमको समझना अच्छी तरह से. और इवन ये भी हम समझ सकते हैं कि वेलोसिटी जो है इसके टर्मिनल वेलोसिटी इज एक्चुअली इनवर्सली डिपेंडिंग अपॉन दिस ईटा, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ऑब्वियसली बिकॉज अगर हम सेम बॉडी को किसी दूसरे विस्कस लिक्विड के अंदर अगर एंटर करेंगे और नीचे ना जाने के लिए अगर बोलेंगे तो वो जरूर कम स्पीड से जा पाएगा नीचे तरफ. लेकिन अगर कोई बॉडी जो है वो अगर कम विस्कोसिटी वाले लिक्विड के अंदर अगर ट्रेवल करता है तो वो इजिली ज्यादा हाई स्पीड से जा सकता है. और इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं आराम से कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है रेन ड्रॉप्स. वी कैन सी रेन ड्रॉप्स आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस टर्मिनल वेलोसिटी, because we see whenever the raindrops start from the top point from the clouds they accelerate for few meters. तो स्टार्टिंग में वो एक्सेलरेट होते हैं, उनका स्पीड बढ़ता जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब उनके ऊपर का विस्कस फोर्स और बियॉन्ड फोर्स का जो सम है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लेता है, तो उसके बाद उनका एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं होता है. दे ट्रेवल विद द कांस्टेंट स्पीड अनलेस एंड अंटिल दे हिट द ग्राउंड. तो ये जो एग्जांपल है रेन ड्रॉप्स का वो हमको बताता है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज ये कंसेप्ट जो टर्मिनल वेलोसिटी का है वो यहाँ पे लागू होता है. और हम ये समझ सकते हैं आराम से the velocity of raindrops can be found out by using the terminal velocity expression for this terminal velocity here. Even ये भी हम समझ सकते हैं कि when we talk about the raindrops, तो यहाँ पे जब हम raindrops के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला जो बना हुआ है उसमें हमने एज्यूम किया था कि ये जो सपोज एक कंटेनर है तो इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड रखा हुआ है इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो हमने एज्यूम करके रखा था सिग्मा, याद है. और उस कंटेनर के अंदर उस लिक्विड के अंदर जो मूव करने वाला जो बॉडी है उसका जो डेंसिटी है उसको हमने बोल दिया था रो, करेक्ट है. तो इन दोनों के बीच में हमको फर्क समझना है. रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी विच इज मूविंग एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच द बॉडी इज मूविंग. तो इसलिए यहाँ पे रो और सिग्मा का जो रोल है तो यहाँ पे हमको समझना है अच्छी तरह से. इफ सपोज दिस बॉल इज मेड अप ऑफ एनी मेटल और स्टील, then we can say the steel का जो डेंसिटी है वो यहाँ पे रो बनेगा. और यहाँ पे स्टील के आजू बाजू में कौन है, वाटर है यहाँ पे, तो इसलिए वाटर का जो डेंसिटी है उसको हमको यहाँ पे सिग्मा बोलना पड़ेगा. लेकिन जब हम रेन ड्रॉप्स के बारे में बात करते हैं तो रेन ड्रॉप्स किस में फॉल होते हैं और किससे बने हुए होते हैं वो भी हमको समझना है. तो रेन ड्रॉप्स जिस मटेरियल के बने हुए होते हैं वो है वाटर, and water droplets are falling downwards, and that's why density of water here will be expressed as rho actually. क्योंकि यहाँ पे जो रेन ड्रॉप्स जो बने हुए हैं वो रेन ड्रॉप्स यहाँ पे स्टील बॉल के जैसे काम कर रहे हैं, और इसलिए जब हमने यहाँ पे स्टील बॉल का डेंसिटी रो बोला था तो इसलिए यहाँ पे हमको रेन ड्रॉप्स का जो डेंसिटी है मतलब वाटर का जो डेंसिटी है उसको हमको रो बोलना पड़ेगा इस फॉर्मूला के अंदर. और जो वाटर इस अभी रेन ड्रॉप्स कहाँ पे गिरते हैं, एयर के अंदर से गिरते हैं, तो इस सराउंडिंग मीडियम कौन सा है, एयर है, और इसीलिए यहाँ पे एयर का जो डेंसिटी है उसको हमको इस केस में सिग्मा बोलना पड़ेगा. क्योंकि इसका मतलब रोल समझो ठीक से कि द सिग्मा इज गोइंग टू बी द डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड रो इज गोइंग टू बी द डेंसिटी ऑफ द बॉडी विच इज गोइंग टू फॉल इन दैट मीडियम. तो मीडियम के अंदर जो फॉल होने वाला बॉडी है उसका डेंसिटी रो बनता है, और जिस मीडियम के अंदर वो बॉडी फॉल होने वाला है उस मीडियम का डेंसिटी एक्चुअली सिग्मा बनता है. तो सिचुएशन कैसा भी हो
थोड़ा घुमा फिरा के भी अगर हमको दे दिया तो भी हमको ये समझ में आना चाहिए रो कौन है और सिग्मा कौन है। और एट द सेम टाइम ये भी हमको समझना है कि इफ body has a density which is greater than the density of liquid और surroundings medium, तो मीडियम की डेंसिटी से अगर बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है तो बॉडी जो है वो नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा एंड वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी विल बी टेकन एज पॉजिटिव, नो डाउट। बट इफ सपोज दिस रो इटसेल्फ इज लेस देन डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो मतलब मीडियम का डेंसिटी ज्यादा है और डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो छोटा है, तो ऐसे केस में द बॉडी विल ट्रेवल अपवर्ड्स, the body will start moving upwards, and in that case we can say this terminal velocity will be considered to be negative, because when we'll put these values here in this formula, then we'll get this since this rho is going to be less than this sigma, we can get the negative answer here, and that minus sign will surely mean that the body is traveling upwards in the liquid। तो उसका एग्जांपल है, अगर सपोज एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर बिल्कुल बॉटम पॉइंट पे अगर हम कोई भी एक प्लास्टिक का अगर कोई भी बॉडी जो है वो अगर छोड़ देते हैं, या वैक्स का अगर कोई भी बना हुआ जो बॉडी है वो अगर यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वैक्स इज having the density which is less than the water, and that's why it will just rise up in the liquid and will come out the surface and will bounce here। तो यहाँ पे वो आ जाएगा इस तरह से। तो ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि जिस स्पीड से ये बॉल ऊपर आएगा वो स्पीड निकालने के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिर्फ हमको यहाँ पे जो है सिग्मा और रो का जो है इनका रोल इंटरचेंज करना है। मतलब यहाँ पे हमको इनके वैल्यूज डालने हैं यहाँ पे, लेकिन आंसर जो नेगेटिव आएगा उस नेगेटिव आंसर का सिर्फ मीनिंग ये होगा कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अपवर्ड्स नॉट डाउनवर्ड्स विच इज नॉर्मली। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, एंड जस्ट वी कैन मूव फर्दर इन दिस चैप्टर। Okay, so let us move to the next topic in this chapter here, which is about the equation of continuity। So देखो यहाँ पे the next topic in this chapter is simply equation of continuity and the concept of rate of flow of liquid। देखो ठीक से, ये जो सिंपल सा इक्वेशन है और कंसेप्ट है, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इफ सपोज देयर इज अ पाइप, एक सपोज हमारे पास पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, मान लो A is the area of cross section, and suppose a water or liquid enters from this end here, and suppose it leaves from this end here, और यहाँ पे वो आगे बढ़ता है इस लिक्विड पाइप में से, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कि अगर सपोज वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज सपोज v, तो v अगर हम बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है यहाँ पे, तो हम समझ सकते हैं कि dt इतने टाइम के अंदर
अगर एक dt छोटा टाइम इंटरवल अगर हम ये समझ लेंगे तो हमको पता है ऑलरेडी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर इस लिक्विड पार्टिकल्स का जो एवरेज वेलोसिटी है, the velocity of liquid particles is suppose v here, then we can say the velocity multiplied by time dt will give us the, that is the total distance traveled by the liquid particles in that time, which we can denote it by dx suppose। तो यहाँ पे सपोज ये पार्टिकल्स जो है वो यहाँ से सपोज यहाँ तक अगर पहुंच जाते हैं इस dt टाइम के अंदर, तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस रहेगा dx, इसको हम बोल पाएंगे नो डाउट। तो अभी ये जो डिस्टेंस dx है, it has to be expressed as the velocity multiplied by time, so we can see that dx is equal to v into dt। okay, अभी यहाँ पे लेकिन जिस रेट से ये इस बॉडी जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, so we can define the volume rate of flow of liquid। so what do you mean by rate of flow? rate of flow भी दो टाइप के होते हैं। rate of flow of liquid is of two types। first is called as the volume rate of flow of liquid, volume rate of flow, और दूसरा होता है mass rate of flow। ठीक से, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो के बारे में, और उसके बाद में हम देखेंगे मास रेट ऑफ फ्लो के बारे में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और हमको समझने हैं। देखो ठीक से, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब होता है द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, सिंपली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मूविंग पर यूनिट टाइम। कितना वॉल्यूम कितने टाइम के अंदर मूव होता है, आगे बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, व्हिच कैन बी सिंपली फाउंड आउट बाय, सी हियर इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखेंगे ठीक से, तो dt इतने टाइम के अंदर ये जो लिक्विड है ये dx इतना डिस्टेंस आगे बढ़ चुका, और उसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना वॉल्यूम जो लिक्विड का है वो आगे बढ़ गया। और इसलिए ये वॉल्यूम अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है सिलेंडर का। दिस इज वन टाइप ऑफ सिलेंडर ओनली whose height is just like dx and the time or the area of cross section is going to be a here, so we can express this volume to be simply equal to a into dx, ये हो गया वॉल्यूम, and that is to be divided by time which is going to be dt simply। and now if we replace this by, तो ये a into dx, dx का जो ये वैल्यू हमारे पास है v into dt, वो अगर यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो हमको ये मिल जाता है v into dt and that is to be divided by dt, so as to get this dt cancel, and what we are left with inside is simply, see here, so it will be simply equal to a into v। Here v stands for the velocity, not the volume, again just make it sure, and hence we can get this as a into v as the formula for rate of flow, volume rate of flow of liquid। remember, the volume rate of flow of liquid is always equal to a into v, where a is the cross sectional area and this v stands for the velocity of liquid। we can denote it by qv, no doubt, and at the same time mass rate of flow of liquid। how can we define that? so you can see the mass rate of flow of liquid is defined to be equal to, obviously उसके नाम में ही उसका मीनिंग छिपा हुआ है, mass of liquid moving per unit time, mass of liquid crossing any cross section per unit time। बट अभी अगर हमको मास निकालना है तो मास हमको पता है ऑलरेडी, मास इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको ये मिल जाएगा मास इनटू डेंसिटी, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय टाइम। So if we do that, then we can get in the next step that volume, again we have the volume to be equal to area into length। so area of cross section, which is a here, multiplied by length of this liquid or the distance traveled by the liquid in time dt is going to be dx, and which is has to be divided by, sorry, into multiplied by density also, and that is to be divided by time dt, so that we can express this in the next step as a into, जैसा कि हम जानते हैं the distance traveled by the liquid is always equal to the speed into time। so speed of liquid is going to be small v and time is going to be dt, and that is multiplied by rho density and to be divided by
time dt again, and hence we can just cancel out this dt so as to be left with a v into sigma, sorry, rho. तो ये जो है a v into rho, this is called as the mass rate of flow of liquid, which is going to be qm. तो ये जो फॉर्मूला है हमारा को याद रखना है अच्छी तरह से. And obviously, as its name suggests, the mass rate of flow of liquid, which is defined as mass per unit time, so can be measured in the units like kilogram per second, or it may also be measured in terms of gram per second, or it may be measured in terms of kilogram per minute also, or it may be measured in terms of gram per minute also, or anyways मतलब कोई भी जो यूनिट उसका है वो मास का यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट आ जाएगा, नो डाउट. और एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स डायमेंशंस. डायमेंशंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. उसके डायमेंशंस आ जाएंगे m1 because it contains mass in the numerator and time in the denominator, so it's t minus 1, no doubt. And at the same time we can also understand what is the unit of volume rate of flow of liquid. तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि द यूनिट विल बी यूनिट ऑफ वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, व्हिच इज गोइंग टू बी मीटर क्यूब पर सेकेंड. ये उसका स्टैंडर्ड यूनिट है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, नो डाउट, याद रखना है ठीक से. बट समटाइम्स इट्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आइदर डेसीमीटर क्यूब पर यूनिट टाइम per second, or it may also be expressed in terms of centimeter cube per second, no doubt. And as we know that decimeter cube is equivalent to liter, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं लीटर पर सेकेंड, नो डाउट. तो लीटर पर सेकेंड और डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड का मीनिंग एक ही है, याद रखो. और सेंटीमीटर क्यूब स्टैंड्स फॉर मिलीलीटर, एंड दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दिस एज मिलीलीटर पर सेकेंड, नो डाउट. तो मिलीलीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड is one and the same thing only, or even you can also express it in terms of minute also. तो कन्वर्जन करने के लिए हमको याद रखना है 1 minute equal to 60 seconds and so on like that. तो ये सब इसके यूनिट्स हैं. डायमेंशंस ऑब्वियसली वॉल्यूम के जो डायमेंशंस है तो वो हमको यहाँ पे मिल जाएंगे L क्यूब, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय टाइम. तो t minus 1 तो उसमें आएगा ही जरूर, नो डाउट. So these are the dimensions of the coefficient, basically the rate of flow of liquid, volume rate of flow of liquid. And now we are going to be in a position in order to define the equation of continuity. What happens is, if suppose we have a pipe of variable cross section like this, suppose इस pipe का जो cross section है वो broad है पहले, जिसमें से liquid travel कर रहा है आगे इस तरफ left to right suppose, and suppose that suddenly the cross section of the container becomes somewhat less like this. समझे कंटेनर का जो क्रॉस सेक्शन है वो इस टाइप से बनता है, थोड़ा नैरो हो जाता है. तो ऐसे केस में क्या होगा, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है A1 suppose we can say, and liquid is moving inside this container with a speed which is given by V1, we can say V1. V1 is the speed of liquid here. But suppose here the cross sectional area is going to be A2, and suppose that the liquid moves with the velocity V2 here. यहाँ पे जो liquid move हो रहा है वो V2 इतने speed से वो move हो रहा है, ठीक है. तो हम अब देखते हैं कि obviously the rate of flow must be the constant. The volume rate of flow must be constant, क्योंकि liquid can never be created nor it will be destroyed. तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने के टाइम तक कोई ऐसा कोई आउटलेट तो है नहीं जहाँ से लिक्विड ड्रेन हो सकता है, और ना ही कोई सोर्स है जहाँ से लिक्विड एंटर कर सकता है. और इसलिए अगर कंटेनर एक है, अगर कंटेनर यूनिक है, उसमें से अगर लेफ्ट टू राइट लिक्विड अगर कांस्टेंट रेट से अगर फ्लो कर रहा है, तो ऐसे केस में हमको ये समझना है कि रेट ऑफ फ्लो इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट वन. रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो और मास रेट ऑफ फ्लो भी बोल सकते हैं. रेट ऑफ फ्लो मस्ट बी कांस्टेंट, सो वी कैन इक्वेट द रेट ऑफ फ्लोज at these 2 points here. तो यहाँ पे जो rate of flow है, इस पॉइंट को अगर हम बोल देते हैं suppose 1, और इस पॉइंट को अगर हम बोल देते हैं 2, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे Q1 must be exactly same as Q2, where Q stands for rate of flow, and hence we can say that as we have already proved here that rate of flow, volume rate of flow की अगर बात करते हैं, तो volume rate of flow is given by the formula A into B, as we have seen here. तो इसमें हम देख सकते हैं आराम से कि ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा है,
A into V stands for the volume rate of flow, then we can say that this volume rate of flow will just be equated here. तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इन दो पॉइंट्स के ऊपर इक्वेट करेंगे तो हमको सीधा एक इक्वेशन मिलेगा. तो इस फर्स्ट पॉइंट पे जो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो है वो रहने वाला है A1 into V1, and that is going to be equal to the volume rate of flow at this second point here, which is going to be equal to A2 into V2. ये सिंपल सी बात जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है. याद रखो ठीक से. दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी which stands for, अभी देखो यहाँ पे इवन ऐसा भी हो सकता है in worst case if suppose this pipe changes into any other pipe like this. आगे चल के अगर इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अगर और बढ़ जाता है, और अगर यहाँ पे उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अगर A3 हो जाता है, तो वहां पे जिस वेलोसिटी से भी ये लिक्विड ट्रेवल करेगा वो वेलोसिटी जरूर ऐसा होगा जो A1 V1 will be exactly same as A2 V2, which is going to be exactly same as A3 V3 also. तो ये जो है AV always remains constant. तो area into velocity always remains constant. This is the simplest form of equation of continuity. You have to remember this correctly. So this is about the equation of continuity. And now just we can see into your textbook what we have done so far. तो ये ठीक से तुम्हारे टेक्स्ट के अंदर हम जो लास्ट टाइम ने किया था, तो लास्ट टाइम हम यहाँ तक आए थे स्टोक्स लॉ ये देखा था, और 6 pi eta RV, और concept of terminal velocity has been introduced in today's lecture. We have seen that the terminal velocity is obtained only when the three forces just balance each other. For the first few seconds, the net force acts on the body, which accelerates it. But after some time, a situation is reached when the gravitational force just balances the viscous force and beyond force. And when this happens, the body travels with this constant speed, and such a constant speed itself is called as terminal velocity. And in order to construct the equation of terminal velocity, we have to use the equations Fg equal to Fb plus Fv. And if we replace the all the values in this formula and simplify this further, then we get the equation for terminal velocity, that is eta is equal to v is equal to 2 by 9 r square rho minus sigma into g upon eta. So this is the formula for terminal velocity, and using terminal velocity we can also find out coefficient of viscosity, no doubt. And also we have seen the equation of continuity here. तो ये हमने देखा equation of continuity, which is going to be simply AV is equal to constant, A1 V1 is equal to A2 V2, which can be obtained just by equating the rate of flow, the mass rate of flow, or even volume rate of flow को भी हम equate कर सकते हैं. So simply rate of flow equate करने से ही हमको ये equation मिल जाता है. This is called as the equation of continuity, which tells us simply that the product of area of cross section and velocity of liquid always remains constant, and the product of area of cross section and velocity of liquid itself is called as volume rate of fluid per unit time, or volume rate of fluid with respect to time, or we can also call it as a volume of fluid flowing per unit time. तो ये हमको अच्छी तरह समझना है. So this is all about the viscosity and the concept of equation of continuity. In the next lecture we'll talk about Bernoulli's principle and its applications, and also the equation of efflux, speed of efflux using Bernoulli's equation, which is also called as the Torricelli's law, and also the concept of Venturi meter or Venturi tube, which comes into the applications of Bernoulli's principle only. ये सारे Bernoulli principle के जो applications है वो हमको next time देखने हैं, जो कि इस chapter के अंदर का last topic है. So you have to understand. So next time मतलब कल मतलब next lecture के अंदर ये chapter यहाँ पे खत्म होने वाला है, तो ये बात याद रखो ठीक से. और चलो मैंने अभी सभी को अनम्यूट किया है. मम्मी तर बोलली
हेलो, मैंने आप सभी को अनम्यूट किया हुआ है एंड ये दो तीन बातें मुझे आपसे बतानी थी कि कल से याद रखिएगा, कल से जो आपको ऐप मिला हुआ है, तो ऐप के अंदर आपको एक टेस्ट और ऐप के अंदर आपका एक दो तीन वीडियोस भी रहेंगे जो आज लेक्चर होने वाला है। तो आज सपोज कोई भी जो लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर के रिलेटेड जो दो तीन वीडियोस है, वीडियोस आपके आपके लिए रहेंगे ऐप के अंदर, और वो वीडियोस आपको लेक्चर होने से पहले ही देखने होंगे। तो ये भी अच्छी तरह से आपको याद रखना है कि